हाँ, हेलो। ओके। हाँ बेटा, कहाँ तक मैंने बोला था कि मानव निर्मित कारणों से हो रहे ग्लोबल वार्मिंग का यह सबसे प्रमुख कारण है। मानव निर्मित कारणों से हो रहे ग्लोबल वार्मिंग का यह सबसे प्रमुख कारण है। यह परिघटना 4 चरणों में संपन्न होती है। यह परिघटना 4 चरणों में संपन्न होती है। बेटा ये मेंस का भी मैं इसमें आपको आंसर राइटिंग करा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन में। यह परिघटना 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला सूर्य की किरणों में पहले से उपस्थित अवरक्त किरणों की ट्रोपोस्फीयर में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैसों की परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नोट कर लीजिएगा बेटा, इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। अवशोषित कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, छोटी तरंग दैर्ध्य की किरणें ब्रैकेट में अल्ट्रावायलेट किरणें, छोटी तरंग दैर्ध्य की किरणें ब्रैकेट में अल्ट्रावायलेट किरणें ग्रीन हाउस गैसों की परत को पार करके पृथ्वी की सतह पर आती हैं। इन किरणों के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट बेटा, गर्म हो चुकी चट्टान कॉमा पृथ्वी की सतह भवन इत्यादि से गर्म हो चुकी चट्टान पृथ्वी की सतह भवन इत्यादि से इंफ्रारेड उत्सर्जित होती है। इन अवरक्त किरणों का इंफ्रारेड बोलते हैं बेटा। इन अवरक्त किरणों का अवशोषण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा किया जाता है।
ग्रीन हाउस गैसों द्वारा किया जाता है? इस अवशोषण से इन गैसों की परत का तापमान, इस अवशोषण से इन गैसों की परत का तापमान, इन गैसों की परत का तापमान ज्यादा हो जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके, ग्रीन हाउस गैसों में निम्नलिखित गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित गैसें जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित गैसें जिम्मेदार हैं। पहला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डैश लगा के लिख लीजिए, यह मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। यह मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। मुख्य स्रोत कोयले का दहन, इसका मुख्य स्रोत कोयले का दहन, कॉमा वनों का कटान और सीमेंट उद्योग है। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था बेटा, यहां पूछा गया है सीमेंट उद्योग से निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, तो सीमेंट उद्योग याद रखिएगा, यहां से भी निकलता है बेटा। और बहुत सारे लोगों ने इसको गलत करके ये लोग चले आए थे, तो सीमेंट उद्योग से भी निकलता है। दूसरा है मीथेन, CH4 मीथेन। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है। मुख्य स्रोत इसका जीवाणु की प्रक्रिया, धान का खेत, कोयले के खदान से उत्सर्जन, गाय और भैंस जुगाली करते हैं तब मीथेन गैस निकलता है। गाय और भैंस जुगाली करते हैं तब मीथेन गैस निकलता है। CO2 हो गया, CH4 हो गया। तीसरा बेटा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O कहते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट में 8% योगदान देती है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट में 8% योगदान देती है। मुख्य स्रोत कोयला दहन और उर्वरक, मुख्य स्रोत है कोयला दहन और उर्वरक। इसके बाद है हैलोकार्बन, इसके बाद नेक्स्ट है हैलोकार्बन। हाँ, इसे मार्स गैस भी कहते हैं बेटा, डाली हैलोकार्बन, डैश लगा के लिख लीजिए। यह मानव उत्पादित रासायनिक यौगिक है। यह मानव उत्पादित रासायनिक यौगिक है जिसमें हैलोजन परिवार के तत्व तथा कार्बन और अन्य गैसों से मिलकर बनी
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्रैकेट में HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, कॉमा परफ्लोरोकार्बन PFC, परफ्लोरोकार्बन, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 बोलते हैं बेटा, शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सतही ओजोन, डैश लगा के लिख लीजिए। ट्रोपोस्फियर में मौजूद यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ट्रोपोस्फियर में मौजूद यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ट्रोपोस्फियर में मौजूद यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है, इसके बाद है बेटा जल वाष्प। नेक्स्ट है जल वाष्प, वेरी इंपॉर्टेंट। जल वाष्प बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस का एक मुख्य गैस के ग्रीन हाउस प्रभाव में एक मुख्य गैस के रूप में जल वाष्प को रखा गया है। जल वाष्प लोग काट देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पे लगा देते हैं CO, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल नहीं है ग्रीन हाउस प्रभाव में। ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड को जाना ही नहीं जाता है, इसका कोई रोल नहीं है। और लोग लगा के चले जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि निकलता है वो गाड़ियों से, ये धुआं निकलता है, इस नाते ये गर्मी उत्पन्न करता है, इस नाते इस पर ट्रिक लगा दिया जाए। एकदम 100% गलत करके चले आओगे। जलवाष्प पे ट्रिक लगा के आना है बेटा। तो जलवाष्प यह प्राकृतिक श्वसन तथा वाष्पीकरण से प्राप्त होती है। जलवाष्प प्राकृतिक श्वसन तथा वाष्पीकरण से प्राप्त होती है। प्राकृतिक श्वसन तथा वाष्पीकरण से प्राप्त होती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने पर वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने पर वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में। उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का लक्ष्य। ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का लक्ष्य था। ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का लक्ष्य। नोट में दूसरा पॉइंट बेटा, नोट में दूसरा पॉइंट, UNFCCC, UNFCCC, इसको लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। इसी में दूसरा पॉइंट UNFCCC के बारे में ही दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। उद्देश्य
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। तीसरा पॉइंट, यह समझौता जून 1992 के गुड शिव सिंह, यह समझौता 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। इसी में UNFCCC के बारे में ही बेटा लास्ट पॉइंट, इसकी वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जाना जाता है, कॉप बोलते हैं इसे, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, पेरिस समझौता। पेरिस समझौता पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें 195 देशों ने भाग लिया था। इसमें 195 देशों ने भाग लिया था। यह 30 नवंबर 2015 से 11 दिसंबर 2015 तक 30 नवंबर 2015 से 11 दिसंबर 2015 तक चलता रहा। तो ये बेटा आपका ग्रीन हाउस गैसों के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हेडिंग है जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास। जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास 100% ये एग्जाम में आना ही आना है कि जलवायु परिवर्तन और भारत के क्या प्रयास हैं। जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास, जलवायु परिवर्तित क्यों होता है? क्योंकि बेटा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जलवायु परिवर्तन होगा। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का तल ऊपर उठेगा, जीव जंतु मानव जाति को यह नुकसान पहुंचाएगा। ये सब आप जोड़ जाड़ के आप लिख सकते हैं, एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास, ये हेडिंग है जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास, जिसमें भारत का राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है। जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास लिख लीजिए, डैश लगा के लिख लीजिए, राष्ट्रीय कार्य योजना। इसमें भारत ने, लिखिए, इसमें भारत ने 8 मिशन चलाया। इसमें भारत ने 8 मिशन चलाया, 8 मिशन। पहला राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, पहला राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। तीसरा है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन।
पांचवा है सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। छठवां है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। सातवां है बेटा सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। और आठवां है जलवायु परिवर्तन हेतु, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताया हूं बेटा, ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है आठों मिशन, इनको याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये भारत के प्रयास हैं। इन आठों मिशन के बारे में अगर आपने लिख दिया तो आप याद रखिएगा कि आपके एक एक नंबर आपको इस पेपर में मिल जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्हीं इन मिशनों का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि भाई ये किससे संबंधित है, या जलवायु परिवर्तन से संबंधित इनमें से कोई 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कोई एक मिशन उठाकर दे देगा कि भारत के अंतर्गत ये कौन सा मिशन आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा बेटा। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वीडियो एक बार सुनकर उसको जरूर लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का, सौर ऊर्जा से, पहला पॉइंट इसमें, सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा पॉइंट, भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा पॉइंट, मुख्यालय इसका लिख लीजिए। मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है, मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य लिख लीजिए। वैश्विक स्तर पर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, यूपीएससी में स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहा हूं बेटा। वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक, वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना। वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना। और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए, सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन यूएस डॉलर, 1000 बिलियन यूएस डॉलर
1000 बिलियन यूएस डॉलर की राशि को जुटाना शामिल है, की राशि को जुटाना शामिल है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत कई जगह से इसको कलेक्शन में आपको कई जगह से मटेरियल को कलेक्ट करके लिखवा रहा हूं बेटा। बस अब बहुत ज्यादा क्लासेस मेरी नहीं रह गई हैं, अभी हम लोग क्लासेस के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताया हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां तक सभी लोगों ने नोट कर लिया बेटा? ठीक है सृष्टि, ओके ओके बेटा। हाँ बेटा, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 CFC11, CFC11 ऐसे लिखिए। CFC11 गैसों को CFC11 गैसों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विनियमित किया गया है। मॉन्ट्रियल, ये 2015 में आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। तो CFC11 जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 जो है, ये गैसों इस गैसों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विनियमित किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यही बात कहा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए, एसी वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में इन गैसों को ना भरा जाए, जिससे क्या है कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, हमारा वातावरण इससे गर्म हो रहा है और हमारा पूरा वैश्विक तापन बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था बेटा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। ये 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि CFC गैसों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विनियमित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। शुरुआत इसका प्रारंभ हुआ 1873 में बेटा। 1873 में इसको प्रारंभ किया गया। 1873 में इसको प्रारंभ किया गया। दूसरा पॉइंट इसी में, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुमोदन से, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन कन्वेंशन के अनुमोदन से विश्व मौसम विज्ञान संगठन की शुरुआत हुई। अनुमोदन से विश्व मौसम विज्ञान संगठन की शुरुआत हुई। जिसका मुख्यालय जेनेवा में है बेटा। जेनेवा में, मुख्यालय जेनेवा में है और 191 देश, 191 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 191 देश इसमें शामिल है बेटा। इसके बाद है IPCC। IPCC जल्दी बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा IPCC का? कोई बताए बेटा आप लोगों में से?
आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म बताइए जी। इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ, इसके बारे में नोट डाउन कर लें। गुड बेटा, शाबाश प्रिया। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉर कार्बन क्रेडिट। शैलेश। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए इसके बारे में डैश लगा के। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जिसमें 195 सदस्य देश हैं। 195 सदस्य देश हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था। 1988 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य लिख लीजिए, उद्देश्य, हेडिंग लिखिए उद्देश्य। जलवायु परिवर्तन इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को